नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। लखनऊ के मडियांव क्षेत्र के इमलिया गांव में एक परिवार पर कोरोना महामारी ने अपना कहर बरपाया और इस परिवार के 8 लोगों की कोरोना महामारी ने जान ली। किसी का सुहाग उजड़ गया तो परिवार के बच्चों के सिर से पिता का साया छूट गया। एक ही परिवार के 8 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर काल के ग्रास में समा गए। परिवार के लोगों को इस बात का दुख है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी स्वास्थ्य विभाग से कोई सुध लेने नहीं आया। जब एक एक करके परिवार के सदस्य की मौत हो रही थी तो घर की महिलाओं ने हिम्मत दिखाई और दूसरे भाइयों को संभाले रखा। हमारी संवाददाता इमलिया गांव पहुंची और परिजनों से बातचीत की। सब बहुत ज़्यादा फिलहाल ये दुख की घड़ी है, हम समझ सकते हैं आपके लिए। 8 लोगों को, अपने 4 भाइयों को, इतने ज़्यादा लोगों को अपने आँखों के सामने आपने जाते देखा। क्या कुछ कहना है इस पे? मैम, हम आपसे क्या बताएं। हमारे 2 छोटे भाई और 2 बड़े भाई और 2 छोटी बहनें, एक मेरी माँ और एक मेरी बड़ी अम्मा। 8 लोगों की मौत हुई है और 8 लोगों की मौत होने के पश्चात हमारे घर में स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम हमारे घर नहीं आई, ना ही हमारे घर में सैनिटाइजर किया गया, ना ही हमारे घर में कोई दवाइयाँ भेजी गई, जबकि हमारे घर में भतीजे और बहुएं और बड़ी भाभी सभी लोग कोरोना पॉजिटिव थे। मैंने इनकी अपने पैसों से जांच कराई, हम अपने पैसों से दवाई लाए। एक तो हम सदमे में थे, दूसरा घर को संभालते रहे और उस वक्त माहौल ये था कि हमारा सगा रिश्तेदार, सगे यार दोस्त कोई हमारे करीब नहीं आता था। मैं अकेला घर में सभी लोगों को संभालता था। हमारे परिवार के लोग, चाचा अजय सिंह, बड़े दादा के बेटे अमृतलाल और हमारे परिवार के काफ़ी लोग हमारी अर्थियाँ उठाते थे। सबसे बड़े दुख की बात यह थी कि जिस वक्त मेरी माता जी का स्वर्गवास हो रहा था, उस वक्त हमारे घर में 6 के 6 भाइयों में से सभी हॉस्पिटल में थे और मैं उनकी देखभाल में लगा था। जबकि मेरी माता जी तड़प रही थी, उस वक्त चाचा अजय सिंह का फोन गया कि माता जी का हालत बहुत नाजुक है। मैंने कहा कि चाचा जी उनको हॉस्पिटल ले आइए, लेकिन यहाँ पर कोई साधन नहीं था। सड़क हमारी अत्यधिक खराब है, जो कि मोटरसाइकिल जा नहीं सकती थी। हमारे यहाँ पर मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर हमारे गांव आने जाने के लिए रोड ही नहीं है। शासन प्रशासन सब कुछ कागजों पे दिखाता है, सारी रोडें बनी हुई, लेकिन हमारे यहाँ खड़ंजा इतना गलत लगा है कि अच्छा खासा आदमी ले जाए उसमें ही वो बीमार पड़ जाएगा। ओमकार जी, एक सवाल आपसे ये जानना चाहूँगी, जब सब लोगों की आपने जांचें कराई, सब पॉजिटिव निकले थे, तो सरकार की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिली? क्या दवाइयाँ आईं? या एक घर में जब इतने सारे लोग पॉजिटिव निकले तो क्या यहाँ पर सैनिटाइजेशन के लिए टीम आई? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक घर में इतने लोग मिल गए हैं, तो क्या यहाँ पर सैनिटाइजेशन या मेडिसिन या कुछ पहुँच रही थी आप तक? नहीं, हमारे यहाँ पर कोई मेडिकल टीम ही नहीं आई जी। सैनिटाइजर कराया ही नहीं गया। हम लोग अपने पैसे से दवाई मंगाए जी। और सैनिटाइजर के लिए हम लोग एक दिन जी। एक न्यूज़ चैनल ने जब दिखाया टीवी पर जी। तो एडीएम महोदया बीकेटी आई थी जी। मेरे घर पे 5 मिनट खड़ी हुई जी। और बोले कि आपकी मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो मैंने उसे अनुरोध किया था कि मेरे घर में सैनिटाइजर करा दिया जाए ताकि लोग मेरे घर आ सकें और मेरी मदद कर सकें। और मेरे गांव में काफ़ी लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, उनकी जांच कराई जाए और वैक्सीन की व्यवस्था की जाए। और
मेरे घर को विशेष तौर से सैनिटाइज किया जाए, क्योंकि यहाँ पर 6-7 लोग कोरोना पॉजिटिव थे और मैंने जांच कराया है अपने पैसे से, उसमें भी 4 बार निकले हैं। तो उन्होंने 5 मिनट रुकी और बोली कि 2 घंटे में मैं उपायुक्त को बोल दिया है और 2 घंटे में सब हो जाएगा, लेकिन आज तक ना ही उपायुक्त का फ़ोन आया, ना ही बीकेटी एडीएम महोदया का फ़ोन आया, कोई प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी कोई फ़ोन नहीं आया। तो सबसे एक अहम सवाल जो उठता है कि इस गांव को सैनिटाइज नहीं कराया गया, और उसके बाद जब परिवार के सदस्य का ये मानना था कि इस परिवार में 8 लोग ऑलरेडी पॉजिटिव हैं, उसके बाद भी कोई पहल नहीं की गई, कोई सैनिटाइजेशन का काम नहीं किया गया। इस परिवार ने इनफैक्ट दवाई भी खुद खरीदी। ओमकार जी, एक और बात ये भी जानना चाहेंगे कि आपने शायद 13वीं भी की है उन सभी सदस्यों की एक दिन। हाँ मैम, हम छोटा भाई हमारा बीमार था और एक एक करके भाई मर रहे थे। मैं अपनी विधवाओं को वीरांगना का दर्जा देता हूँ कि जो भाई मेरा बढ़ता था उसको मेरी घर की औरतें इस तरह से निकालती थी कि दूसरा भाई जाने न पाए। वीरांगना वो जैसी मेरी घर की विधवाएं लड़ती रही और एक भाई मरता था, दूसरे भाई को खबर नहीं आती थी कि ये भाई मर गया है। अगर कोई भाई पूछता था कि भैया कहाँ गए, तो घर की औरतें बोलती थी इनको मैं वेंटिलेटर पे ले जा रही हूँ, वहाँ पर हॉस्पिटल में मिल गया है। और यहाँ पर अंतिम संस्कार होता था, सभी भाई मरते चले गए, एक दूसरे को खबर नहीं पहुँची। जबकि बहनें जो ख़त्म हुई, रात भर में भाइयों को देखता था, दिन में बहनों का कंधा देता था। यही मेरा 22 तारीख से 15 तारीख तक कार्यक्रम चलता रहा। इस गांव में कुछ और भी सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उन्हें भी देखना पड़ा। आपसे जानना चाहेंगे, एक बहुत ही विपत्ति का समय है इस परिवार पे, इस घर पे, क्या कुछ कहना है? टीम्स नहीं आई यहाँ पर, क्या कुछ कमियाँ रह गई कि एक परिवार से अचानक इतने लोग चल जाते गए? यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आया। हम लोगों ने एसडीएम से मांग की सैनिटाइजर की, वो भी नहीं आई और एक एक करके इसी तरह सब मरते रहे, हम लोग उठाते रहे। जी, मरने के बाद भी क्या कुछ हुई है यहाँ पर कार्रवाई? क्या कुछ लोग आए हैं? क्या सैनिटाइजेशन कराया गया आपके घर को या गांव को लेकर के? कोई नहीं आया, सिर्फ न्यूज़ वाले आए, बाकी कोई सरकारी या प्रशासनिक कोई नहीं आया। कोई एमएलए एमपी कोई भी नहीं आया, सिर्फ न्यूज़ वाले आते हैं और कोई नहीं आया। आपसे भी जानना चाहेंगे, आप लोग भी हैं, इतना बड़ा हादसा हुआ है एक घर के लिए, क्या कुछ सरकार आई है यहाँ पर, आपसे मिली है, कुछ मदद की उन्होंने बताया है मदद करने के लिए, कुछ आर्थिक मदद या कुछ भी ऐसा हुआ है? नहीं, कुछ नहीं था। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। आप बताइए। नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं यहाँ से करीब लगभग 5 किलोमीटर दूरी पे हैं, वो यहाँ तक नहीं आए। दूसरे क्या बता जाए, कोई मंत्री मुख्यमंत्री क्या बात करें, हम अपने क्षेत्र विधायक की बात कर रहे हैं। हमारे क्षेत्रीय विधायक यहाँ तक नहीं आए, हम लोग उनका चेहरा भी तक नहीं देखा। विधायक को हम यही देखना चाहते हैं, उनका चेहरा देखना चाहते हैं। जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं मौजूदा, उनको हम देखना चाहते हैं, वो भी नहीं आए। तो बिल्कुल यहाँ पर लगातार लापरवाही देखने को मिल रही है शासन प्रशासन की तरफ से। एक घर है जहाँ पर उन्होंने 8 लोगों को खोया है, उसके बाद भी अगर सरकारों की बात करें या अगर हम सैनिटाइजेशन की बात करें तो फ़िलहाल यहाँ पर कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। जहां हमने बात किया, फ़िलहाल इस जो गम की घड़ी है, ये जो इस परिवार ने अभी ये झेल रहा है, इसमें हम इनकी पूरी तरीके से इनका साथ देने के लिए तैयार हैं। हम पूरी तरीके से इनके साथ हैं। जो ये वाकई में इस परिवार के लिए एक दुख की घड़ी है। और अगर मैं आपको अब थोड़ा सा कैमरा पैन करके घर भी दिखाना चाहूँगी कि ये वही घर है जहाँ पर 8 सदस्यों को एक परिवार ने एक घर में खोया है, जो एक बहुत ही बड़ा, जिसको कह सकते हैं कि दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन कि हाँ, हम अपनों को खोते हैं, हम अपनों को खोते हैं, लेकिन एक परिवार में जहाँ पे 8 सदस्य इकट्ठे चले जाएं, आप खुद समझ सकते हैं
कि क्या बीत रही होगी अभी इस परिवार पर। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बुधवार को शाहजहांपुर पहुंचे और यहां उन्होंने राजस्व की वसूली बढ़ाने को लेकर एक बड़ा बयान दिया। और उनका कहना है कि सरकार तेजी से टैक्स वसूलने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना काल में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाएगी। लखनऊ समीक्षा बैठक के बारे में उन्होंने कहा कि यह बैठक आगामी विधानसभा और दूसरे चुनाव को लेकर है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना सबसे पहले कलेक्ट्रेट में बने कोविड-19 कमांड सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने इस सेंटर का जायजा लिया। उसके बाद वो राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को जरूरी निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 के चलते एक बड़ा बजट खर्च हुआ है। सभी तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। जो अभी कोरोना के ऊपर खर्चा हुआ ये सही है, और हमारा लगातार ये प्रयास रहता है कि हम जो हमारा रेवेन्यू है वो बढ़े, और उसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाते हैं। मॉनिटरिंग भी करते हैं, कलेक्शन के ऊपर भी जोर देते हैं, और हर प्रकार से हम मॉनिटरिंग करके, लेकिन अभी कोई नया टैक्स लगाने नहीं जा रहे हैं। कोई नया टैक्स लगाने की कोई योजना भी नहीं। सर, दूसरा सवाल ये है कि 3 दिन से समीक्षा बैठक चल रही है उत्तर प्रदेश में, तो क्या मानते हैं कि नई कोई बड़ी समीक्षा बैठक कोई नहीं है, वो तो एक रूटीन का काम है। जो लोग सवाल जो है कि सभी प्रकार के चुनाव होने हैं, विधानसभा का चुनाव सन्निकट है, उसकी तैयारी हम लोग पहले से ही करते हैं। कोरोना के कहर से बच्चों को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने काफी मंथन के बाद सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किए जाने के बाद स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों और उनके परिजनों की तरफ से प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। हमारे सहयोगी ने छात्रों और परिजनों से बात की है, एक रिपोर्ट आप देखिए। काफी ऊहापोह के बाद आखिरकार सीबीएसई बोर्ड की तरफ से 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे बेहतर करार दिया है, और उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हमारे लिए बच्चों का स्वास्थ्य है, उसके बाद फिर आगे की जो भी प्रक्रियाएं हैं वो देखी जाएंगी। हमारे साथ इस समय सीबीएसई बोर्ड के कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, और उनके पेरेंट्स भी हैं। उनसे हम बात करते हैं कि इस फैसले का वो कितना स्वागत करते हैं, क्या उनके मन में है, क्योंकि ये लोग लगातार साल भर पढ़ाई किए हैं, और हो सकता था कि ये एग्जाम देते तो पास भी हो जाते, लेकिन अब एग्जाम चूंकि नहीं होना है, तो ये क्या कहते हैं? क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम है कुणाल वर्मा जी। मैं क्लास 12 का छात्र हूँ, कॉमर्स। सरकार ने परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, यस सर। किस नज़र से देखते हैं इसको आप? सर, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। सर, हमारे लिए ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। कल हमने सुना तो हमें काफ़ी अंदर से अच्छा लगा कि हाँ, चलो हमारी जो पढ़ाई जो लॉस हुई थी, वो अब उस वजह से हमें उसमें नंबर पे असर नहीं आएगा। लेकिन सर, एक तरफ ये भी है कि हम 1 साल पढ़ाई किए, और अब हम अपने रिज़ल्ट्स को नहीं देख पाएँगे कि जो हम कितना डिज़र्व करते थे। बस सर, एक यही छोटे से नेगेटिव पॉइंट था मेरे लिए। आप क्या कहेंगे बेटा, क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम विनायक अग्रवाल है। जी। मैं तो सरकार के डिसीजन के साथ ही हूँ, क्योंकि कोरोना की स्थिति भी ऐसी थी कि पेपर देने के मतलब उस स्थिति में नहीं थे हम लोग, और हम लोगों ने साल भर जो पढ़ाई की उसका थोड़ा लॉस दिक्कत हुआ। नहीं तो अगर आप पढ़ाई करते तो निश्चित तौर पे जब आप कैसे इसको देख पाएंगे कि जो बच्चा आपके पैरेलल है उसने पढ़ाई नहीं किया है और आपने बहुत पढ़ाई किया है, कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा बच्चा तेज है, कौन सा बच्चा पीछे है? जी, वो मैं नहीं कह पाऊंगा, पर देखते हैं। कुछ इस पे कहेंगे आप? सर, अब ये एग्ज़ाम्स के थ्रू हम देख पाते हैं कि कौन-सा बच्चा हमारे लिए मतलब हमारे बराबर है या हमारे से ऊपर है या नीचे है। अब एग्ज़ाम्स तो है नहीं सर, तो अब कैसे देख पाएँगे? हमारे साथ पेरेंट्स भी हैं इन बच्चों के, इनसे हम बात कर लेते हैं कि क्या वो कहते हैं। आप क्या कहेंगे आप? मेरा तो कहना यही है, सरकार ने अभी जो करंट में फैसला लिया है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम अपने बच्चों को अभी बाहर भी नहीं भेजते कोरोना काल में। अगर एग्ज़ाम्स होते भी हैं तो हमारे माइंड में होता कि हम भेजें सेंटर पे, ना भेजें। तो करंट सिचुएशन अपने बच्चों की हेल्थ देखते हुए अगर हम सोचते हैं, तो वो करंट सिचुएशन के हिसाब से तो फैसला बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर हम आगे भी अगर इसको और टालते, अब हमारा जून स्टार्ट हो गया है, हम कब एग्ज़ाम होते, कब उसका रिज़ल्ट निकलता, तो आगे हमें बच्चों को एडमिशन्स कराने हैं, तो उसका प्रोसीजर आगे हो नहीं पा रहा है। तो करंट सिचुएशन के हिसाब से तो जो फैसला है वो सही है। लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा बार-बार होता रहा, बच्चों को ये फ़ील होने लगेगा कि हम ऐसे भी पास हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं मैटर करता है पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई पूरे साल जो बच्चों ने की है, वो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होगी। इस साल की जो पढ़ाई है वो कहीं प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी। वो बैक में अगर 9-10 को कैलकुलेट करते हैं या 11 को कैलकुलेट करते हैं, तो उस टाइम पे जो बच्चा अगर वीक है, तो वो फिर अगर उसने इस साल मेहनत करी होगी, तो वो कैसे रिज़ल्ट जस्टिफ़ाई होगा। निश्चित तौर पे हम भी आपसे ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से सरकार ने ये फैसला लिया है,
वो बिल्कुल काबिल तारीफ है, क्योंकि बच्चों का स्वास्थ्य पहले है। लेकिन बच्चों के पेरेंट्स का साफ तौर पे कहना है कि ये हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही अगर हमेशा होता रहा तो निश्चित तौर पे जो लापरवाह बच्चे हैं, जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, वो कैसे वो आगे बढ़ पाएंगे। और जब बच्चों का एग्जाम नहीं होगा तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा बच्चा तेज है और कौन सा बच्चा पीछे है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज। बहराइच में कोविड केस में कमी को देखते हुए कोरोना लॉकडाउन में छूट दी गई है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक बाजारों को खोलने के निर्देश जारी हैं। बाजारों में कोरोना गाइडलाइन का पालन बेहद जरूरी है, लेकिन बहराइच में लोग बाजारों में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आए। ना ही लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और ना ही मास्क लगाते नजर आए। कोरोना के कहर को रोकने के लिए सरकार की तरफ से लगाया गया आंशिक कर्फ्यू भले ही समाप्त कर दिया गया हो, लेकिन अभी भी खतरा कम नहीं हुआ है। मैं इसमें बहराइच के एक सब्जी मंडी में हूं और कहा यह जाता है कि सब्जी मंडियों से ही कोरोना बम फूटता है। मेरे पीछे आप देखिए कि जो लोग भी यहाँ पे खरीदार दिखाई पड़ रहे होंगे, उनके चेहरे पे शायद आपको मास्क दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, जबकि सरकार की तरफ से साफ साफ ये गाइडलाइन जारी किया गया है कि जो लोग भी मार्केट में निकलेंगे या सार्वजनिक स्थलों पर निकलेंगे, उनके चेहरों पर मास्क होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोगों को करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शायद इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं के बावजूद लोग अभी भी सबक नहीं ले रहे हैं। लगातार जो लोग बाहर निकल रहे हैं, उनके चेहरों पर मास्क दिखाई नहीं पड़ रहा है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो चेहरों पर मास्क नहीं लगा रहे हैं। हमारे पास एक लोग हैं। भाई साहब, ये मास्क को और ऊपर कर लीजिए, क्या बात? नहीं, वो थोड़ा ये मतलब उभन सी होने लगती है। नहीं, जिंदगी से बढ़ के उबन नहीं है। ठीक है, आप ऊपर कर लेंगे। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा भाई साहब, हेलो, एक मिनट, रुकिए आप जरा रुकिए। मास्क क्यों नहीं लगाए, क्या बात? लगाए तो रहे हैं, अभी थोड़ा सा वो कर देते। नहीं, मास्क बिल्कुल लगा कर रखिए। ठीक। मास्क ही जिंदगी है, मास्क ही जिंदगी है। लोग नहीं मान रहे हैं, लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि मास्क ही जिंदगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मास्क और 2 गज की दूरी ही इस कोरोना से हमें बचाएगी, क्योंकि अभी भी संक्रमण का जो खतरा है वो कम नहीं हुआ है। आज भी लोग अस्पताल में पॉजिटिव हो रहे हैं, भले ही वो संख्या कम हो गई है, लेकिन इसका जो पूरा खतरा है अभी खत्म नहीं हुआ। लिहाजा इंडिया न्यूज लोगों से अपील करता है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि जब मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बना रखेंगे तो अपने आप को बचा सकेंगे। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। अयोध्या में 6 से 15 अक्टूबर तक रामलीला होगी और इस बार श्री राम जन्मभूमि में रामलीला होगी। रामलीला शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक होगी और इस बार सीता की भूमिका में अभिनेत्री भाग्यश्री नजर आएंगी। लोग घर में बैठकर रामलीला देख सकेंगे। अभिनेता शक्ति कपूर अहिरावण की भूमिका में नजर आएंगे। रजा मुराद कुंभकर्ण की भूमिका में नजर आएंगे। बिंदु दारा सिंह हनुमान जी की भूमिका में नजर आएंगे। असरानी नारद मुनि की भूमिका में नजर आएंगे। इसके अलावा शाहबाज खान रावण की भूमिका में नजर आएंगे। अभिनेता राज माथुर भरत जी की भूमिका में नजर आएंगे। वहीं अवतार गिल विभीषण की भूमिका में देखे जाएंगे। ये रामलीला यूपी सरकार और मेरी मां फाउंडेशन के सहयोग से होगी। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।